नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह तथागत सिविल सर्विसेज में फिर से उपस्थित हूँ। यहाँ पर जो पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रारंभ किया था सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं उनसे संबंधित विषय को। पिछली क्लास में हम लोगों ने दो प्रमुख शक्तियां जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित विषय थे ओरिजिनल जुडिक्शन से, और अपीली अधिकार से संबंधित जो विषय थे अपीलेट जुडिक्शन से, उन दोनों विषयों को विस्तार से पढ़ लिया था। विस्तार का मतलब ये है कि जो हमारे परीक्षाओं से संबंधित विषय हैं वो सारे के सारे पढ़ लिए थे। जहां पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ऑब्सोल्यूट पढ़ा था, साथ में कॉन्करेंट पावर्स पढ़ी थी, उसी तरह जब अपीलीय अधिकार पढ़ा था तो उसमें हमने संवैधानिक अधिकार पढ़ा था, संवैधानिक विषयों पर अपील का अधिकार, उसके साथ ही सिविल मामलों से संबंधित अपील, आपराधिक मामलों से संबंधित अपील और विशेष अपील की स्थितियां जो अनुच्छेद 132, 133, 134, 135 में वर्णित थी। उसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे परामर्शी अधिकार जो एडवाइजरी जुडिक्शन का स्वरूप है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार रिव्यू जुडिक्शन का स्वरूप, और साथ में जो बाकी शक्तियां बच गई, जो बाकी अधिकार बच गए, वो सारे के सारे, चाहे वो कुछ मामलों में अंतरण का मतलब है ट्रांसफर, अर्थात जजों को या एक स्थान से दूसरे स्थान, और अंतरण का मतलब ये भी है जजों को तो नहीं, वो तो राष्ट्रपति के अधिकार में है, किसी केस को एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना, एक जज से दूसरे जज के पास ट्रांसफर करना, या एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करना, एक बेंच से दूसरे बेंच में ट्रांसफर करना। तो कुछ मामलों में अंतरण की शक्ति। आबद्धकारी अधिकार बाइंडिंग पावर्स जो हैं, इसका मतलब ये है कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट प्रमुख रूप से न्यायिक संस्था है, केंद्र है, और उसके जो दिए गए निर्णय हैं वो नीचे तक सभी न्याय विभागों को या न्यायिक संगठनों को या न्यायपालिका को मान्य होते हैं। और पूर्ण न्याय का स्वरूप जो है, अधिकार जो है, इसका मतलब ये है जहां पर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे अधिकार या शक्तियों का प्रयोग करता है जिसके आधार पर वो पूर्ण न्याय दे सके, क्योंकि कई ऐसे विषय हो सकते हैं जहां पर कभी कभी पूर्ण न्याय की स्थितियां नहीं बन पाती हैं, कानूनों की अनुपलब्धता के कारण, या कानून नहीं होने के कारण, या कानून पुराने हो जाने के कारण जिनकी स्थिति अब नहीं बची है, या कानूनों के सस्पेंड हो जाने के कारण जिनकी स्थिति निष्क्रिय रहती है। तो ऐसे किसी भी स्थिति में पूर्ण न्याय का अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, जो आर्टिकल 142 का मामला है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। पहला जो स्वरूप है इसका, परामर्शी अधिकार, शब्द से ही समझ में आ रहा है, एडवाइजरी या परामर्शी अधिकार जुडिक्शन जो है वो है हमारे आर्टिकल 143 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कौन सा आर्टिकल है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल जो है वो 143 143 है, जो परामर्शी अधिकार है। दूसरी विषय, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है इसका कि यह कनाडा से प्राप्त किया गया, अर्थात कनाडा की सुप्रीम कोर्ट में जैसा ये स्वरूप स्थापित किया गया हमने वहीं से प्राप्त किया है, सीधी सी बात है। परामर्शी अधिकार का मतलब ये है कि जब मान लीजिए राष्ट्रपति के सामने कोई ऐसा विषय उपस्थित होता है, चाहे वो संसद के बनाए गए अधिनियम या विधेयक के अंतर्गत हो या अन्य किसी भी मामले में, जहां पर राष्ट्रपति के सामने कोई ऐसा विषय जो संवैधानिक मामलों से संबंधित, कानूनी मामलों से संबंधित है, भारत के कानून या संवर्ती विषय भी हो सकते हैं, ऐसे भी मामले उनसे संबंधित है, या कोई फैक्ट का मामला है, किसी भी तरह के तथ्य का मामला है, तो ऐसी स्थिति में जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वह अटॉर्नी जनरल से तो कर सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं, सब कुछ, लेकिन अगर उन्हें लगता है नहीं आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए, उसकी एडवाइस लेनी चाहिए, तो वह सुप्रीम कोर्ट को ऐसा निर्देश दे सकते हैं कि इस विषय पर उनको कोई ना कोई एडवाइस उपलब्ध करवाई जाए, परामर्श उपलब्ध करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह कर्तव्य है कि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बाकायदा पैनल बनाए, बेंच बनाए, 5 जजों की भी बेंच हो सकती है, अगर कोई बड़ा मामला है तो 5 जजों की भी बेंच हो सकती है, और उसके आधार पर राष्ट्रपति को उस विषय पर परामर्श दे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मान लीजिए राष्ट्रपति ने किसी विषय पर परामर्श मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने उस विषय पर परामर्श दे दिया, तो राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि ये निर्देश मात्र है,
ये परामर्श मात्र है, यह आदेश नहीं होता। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देता है, इसलिए यह केवल बाध्यकारी नहीं होगा, यह केवल परामर्श के स्तर तक रहेगा, अर्थात राष्ट्रपति उसको माने अथवा ना माने। दूसरे विषय, मान लीजिए राष्ट्रपति ने मांगा है परामर्श और सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वह राष्ट्रपति को किसी भी तरह का परामर्श देने से मना कर दे। लेकिन ये अलग व्यवहारिक बात है कि राष्ट्रपति के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट उन्हें परामर्श उपलब्ध करवाएगा। मेरे पास कुछ मामले हैं जहां पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगे और राष्ट्रपति को परामर्श मिला भी। कुछ मामले मैं ऐसे ही पढ़ के बता देता हूँ, वो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जरूरत के अनुसार। 1951 में इन दिल्ली लॉज एक्ट था 1951 का, उससे संबंधित जो दिल्ली विधि अधिनियम बना था उसके लिए यहाँ पर राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा। 1952 में भी एक कस्टम एक्ट के मामले में परामर्श मांगा। 1956 में बेरूबारी का जो मामला है बड़ा फेमस है, 1956 का ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है बेरूबारी मामला कब का है, तो 1956 का है, इसमें राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा। 1958 में इंद्री केरल एजुकेशन विधेयक से संबंधित मामला था। इसी तरह 1965 में केशव सिंह से संबंधित एक कोई मामला था। 1974 में प्रेसिडेंशियल पोल राष्ट्रपति चुनावों से संबंधित मामला था, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 1974 का प्रेसिडेंशियल पोल से संबंधित मामला। इसी तरह 1978 में स्पेशल कोर्ट रेफरेंस से संबंधित मामला था जहां पर राष्ट्रपति ने सलाह मांगी थी। 1991 में 1991 में कावेरी जल विवाद से संबंधित जो अधिकरण बनाया गया उसको लेकर। 1993 में अयोध्या केस से संबंधित। 1998 में उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण से संबंधित विषयों पर राष्ट्रपति ने सलाह मांगी थी। 2001 में विशेष निर्देश जो प्राकृतिक गैस से संबंधित विषय थे उनको लेकर। 2002 में गुजरात चुनाव से संबंधित विषयों को लेकर। और इस तरह से कई ऐसे मामले हैं जहां पर राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा है और सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में परामर्श दिया भी है। लेकिन बेरूबारी का जो मामला है उसको जरूर याद रखिएगा। बेरूबारी मामला जो 1956 का है, ये प्रश्न में ही पूछा जाता है अक्सर कि बेरूबारी मामला कब का है, तो 1956 का है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को परामर्श मांग सकते हैं आर्टिकल 143 के अंतर्गत। दूसरी चीज ये है कि ऐसे विषय जो संविधान लागू होने के पहले के हैं, कई ऐसे मामले हैं जो अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, वहां पर भी राष्ट्रपति परामर्श कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बाध्यकारी स्थिति नहीं है, जरूरी नहीं राष्ट्रपति उनसे संबंधित परामर्श लें, और वो है सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की शक्तियों में कोई हस्तक्षेप वहां पर नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर राष्ट्रपति परामर्श मांग सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है। तो ये है परामर्शी अधिकार। दूसरा है न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार, रिव्यू डिडक्शन, जो आर्टिकल 137 में है, जुडिशियल रिव्यू जिसे हम कहें, या और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि ये अमेरिका से प्राप्त किया गया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का ये स्वभाव है, वहीं से हमने इसको प्राप्त किया है। आर्टिकल 137 जुडिशियल जो रिव्यू जुडिक्शन है, इसका क्या मतलब है? इसके दो मतलब है। पहला मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश पारित किया है, हालांकि मैं शुरू में भी बता चुका था लेकिन फिर भी सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश पारित किया है और भविष्य में परिस्थितियों, नए साक्ष्यों, नई स्थितियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने निर्णय को फिर से डिफाइन कर सकता है, फिर से उस पर निर्णय दे सकता है, नया निर्णय दे सकता है, नया निर्णय देने का अधिकार रखता है सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अभी आपने कई ऐसे मामले देखे होंगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने मामले को ही बदला। जैसे अभी 2018 में SC/ST एक्ट 1989 को लेकर विवाद हुआ था और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो भी FIR होगी उससे पहले, FIR से पहले जांच होगी, और इसको लेकर भारत में काफी विवाद हुआ था। और उसके बाद संसद ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की थी
संसद क्या मतलब केंद्र सरकार ने मांग की थी कि वह अपने निर्णय को बदले, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार अभी भी जो कुछ वर्ग हैं उनके साथ काफी अमानवीय स्थितियां हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फिर दूसरा जजमेंट दिया और ये कहा कि नहीं, जो पुराना स्वरूप था उसको बहाल रखा जाएगा, बरकरार रखा जाएगा। अर्थात एक ही वर्ष में उसने अपना ही निर्णय पलट दिया। तो ये जो स्वरूप है वो है आर्टिकल 137 का, जुडिशियल रिव्यू जुडिक्शन का, ये ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा भी एक स्वरूप है कि अगर मान लीजिए संसद ने किसी भी प्रकार का कोई नियम बनाया है, कोई विधेयक आया है, कोई अधिनियम बनाया है और राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर कर दिए हैं, जिसके बाद वह कानून के रूप में स्थापित हो गया देश में, तब ऐसी किसी भी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि संबंधित विषय यह जो है वह राष्ट्रहित में नहीं है, राष्ट्र के विरुद्ध गड़बड़ या अशांति उत्पन्न कर सकता है, नियमों से छेड़खानी की गई है, संविधान के किसी विषय से छेड़खानी की गई, लीगल या विधिक मामलों से छेड़खानी की गई, कानूनों से, पुराने कानूनों से छेड़खानी की गई है, या कोई फैक्ट गलत किया गया है उसके अंतर्गत, तो किसी भी स्वरूप के आधार पर जो कानून राष्ट्रपति के माध्यम से लागू भी हो गया, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि संबंधित विषय को रद्द कर दे। ध्यान रखिएगा, संसद के बनाए गए किसी भी अधिनियम या विधेयक को जिस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं और वह कानून का रूप धारण कर लेता है, उसके बाद भी गलत होने पर सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकती है। यह अधिकार उसको आर्टिकल 137 के अंतर्गत प्राप्त होता है, न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति के अंतर्गत। तो ये दो विषय जो हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अन्य अधिकारों की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के पास अन्य अधिकार कैसे हैं। कुछ मामलों में अंतरण की शक्ति जो आर्टिकल 139A पर आधारित है, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 139 बाद में जोड़ा गया है, ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया स्वरूप है। और अंतरण का मतलब ये है कि मान लीजिए दो एक ही प्रकार के मामले दो अलग अलग हाईकोर्ट में चल रहे हैं, एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है, एक मामला मद्रास हाईकोर्ट में चल रहा है, सेम है, कोई विशेष अंतर उसमें नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कर्तव्य है कि दो अलग अलग जजमेंट आ जाएं, इससे बचाने के लिए दोनों ही मामलों को एक जगह पर स्थापित कर दे, एक ही हाईकोर्ट में सुनवाई करवा दे, एक ही प्रकार की प्रवृत्ति के मामलों में एक ही प्रकार का जजमेंट आएगा, जिससे अशांति नहीं होगी, गड़बड़ नहीं होगी। और दूसरा ये भी स्वरूप हो सकता है कि मान लीजिए कोई खतरनाक परिस्थिति है जिसके आधार पर किसी राज्य के हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को लगता है नहीं, यहाँ पर इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, किसी अन्य हाई कोर्ट में उसको भेजा जा सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर का मामला है, जम्मू कश्मीर जो आर्टिकल 370 हटाया गया, उसका जो विषय था, उसका जो मामला था, उसको चंडीगढ़ हाईकोर्ट या पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट भेज दिया गया। उसके जो संबंधित जो केसेस थे वहां भेज दिया। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, परिस्थितियां नहीं हो सकती हैं, और कुछ लोगों ने मांग भी की जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। तो ऐसा भी मामला हो सकता है। जैसे कई ऐसे लोग होते हैं जिनके आपराधिक मामले होते हैं जो खतरनाक स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं उस क्षेत्र विशेष में। तो ऐसे अपराधों को और अपराधों से जो पीड़ित पक्ष है उसको बचाने के लिए वे सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को किसी अन्य हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, या किसी अगर मान लीजिए किसी जज के ऊपर भी कोई भ्रष्टाचार से संबंधित मामला है या कुछ ऐसा गड़बड़ होने की संकेत है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो फिर उस जज से उस केस को लेकर किसी अन्य जज के पास ट्रांसफर करना, ये भी अंतरण के अंतर्गत आता है। अंतरण मतलब ट्रांसफर करने की शक्ति। इसके बाद है आबद्धकारी अधिकार, जो आर्टिकल 141 के अंतर्गत है। आबद्धकारी का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट जिन निर्णयों को लेगा, जो निर्णय ले रहा है, वह निर्णय बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में लागू होंगे, हाई कोर्ट में लागू होंगे, निचली अदालतों में लागू होंगे और ट्रिब्यूनल में भी लागू होंगे। अर्थात ऊपर से नीचे तक जितनी भी हमारी न्यायिक संस्थाएं हैं उन सभी पे लागू होंगे, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट में लागू नहीं होंगे। ये ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में यह विषय लागू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट उन निर्णयों को क्योंकि बदल सकता है, क्योंकि उसके पास न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार है, इसलिए अपने ही निर्णय को बदल सकता है, इसलिए उसके ऊपर आबद्धकारी अधिकार
का स्वरूप लागू नहीं होता, लेकिन हाई कोर्ट और निचली अदालतों पर लागू होता है, उन्हें मानना अनिवार्य है, वह उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। दूसरी आबद्धकारी का स्वरूप ये है कि सिंगल जज की बेंच ने कोई ऑर्डर जारी किया है, तो डबल बेंच के पास अगर ये ऑर्डर गया तो फिर डबल बेंच ने जो निर्णय दिया है उसे सिंगल बेंच को मानना अनिवार्य होगा, अर्थात ऊपरी बेंच के ऑर्डर को नीचे की बेंच को मानना अनिवार्य होगा। यह भी आबद्धकारी स्वरूप के अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आबद्धकारी जो बाध्यकारी अधिकार है वो सबसे प्रमुख पूर्ण न्याय का अधिकार, ये बहुत कम पूछा गया है, लेकिन यह हाल की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। ये ध्यान रखिएगा आने वाले दिनों में इस पर, क्योंकि बहुत ज्यादा भारत में 2019-2020 में विवाद भी हुआ, विवादों को लेकर साथ में इसकी शक्तियों पर, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर प्रश्न चिन्ह भी लगा। कई लोगों ने लगाने की कोशिश की, मीडिया का जो रिव्यू है उसके आधार पे, कुछ हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा भी। इसलिए आर्टिकल 142 बहुत हाईलाइट है, इसलिए जरूर याद कर लीजिएगा, इसको काफी इंपॉर्टेंट है। पूर्ण न्याय, पूर्ण न्याय का मतलब ये क्या है? मान लीजिए कोई निर्णय, कोई सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे रहा है, कोई विषय आया है उसके पास, और उसके पास निर्णय देने के लिए ना तो वो कानून उपलब्ध हैं जिसके आधार पर वो निर्णय दे सके, या जो भी कम से कम एक पक्ष जो जिसको वह जिसके फेवर में निर्णय दे रहा है वो संतुष्ट उसको कर सके। अगर ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई विधि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है कि पूर्ण न्याय देने के लिए वह जिन विषयों का वर्णन हमारे किसी भी कानून में नहीं है, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे हमारी दंड संहिता हो, चाहे प्रक्रिया संहिता हो, सीआरपीसी हो, या राज्यों के कानून हो, या कैसे भी कानून हो, अगर नहीं है कोई भी उपस्थिति कानूनों की, तो सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय देने के लिए अपनी तरफ से कोई अतिरिक्त बात वहां पर रख सकता है, कोई अतिरिक्त निर्णय दे सकता है। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है हमारा जो राम जन्मभूमि केस है, जो राम जन्मभूमि केस अयोध्या मामला, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक पक्ष जिसको भूमि का वितरण किया और दूसरा पक्ष उसको भूमि का वितरण नहीं किया जाना था। नहीं, अगर हम देखें, अगर नियम प्रक्रिया देखें तो उसका स्वरूप तो यही है कि जो हारा हुआ पक्ष है उसको हम किसी भी तरह से संतुष्ट करने के लिए कोई कार्य नहीं कर सकते। यहाँ तो कोई पंचायत ऐसी स्थिति तो नहीं है, यहाँ पर निर्णय दिया जाना है तो एक ही पक्ष के फेवर में निर्णय जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अशांति उत्पन्न न हो, संतुलन बना रहे, सभी लोग मिलकर काम कर सकें, इसके लिए एक संतुलनकारी निर्णय दिया। एक पक्ष जिसने अपने सारे साक्ष्य दावे प्रस्तुत किए, उस पक्ष को वह क्षेत्र उपलब्ध करा दिया गया। दूसरा पक्ष जो अपने दावे प्रस्तुत नहीं कर पाया या कानूनी मामलों में नहीं आ पाया, उसके लिए बाकायदा अलग से भूमि की घोषणा की गई। तो ये बैलेंस करने के लिए किया गया कि किसी भी तरह की किसी पक्ष को ये ना लगे कि नहीं उनके साथ गलत या भेदभाव हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का अधिकार प्रयोग किया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर केस पर जो आर्टिकल 370 हटाया गया, उस केस पर भी अनुच्छेद 142 का अधिकार प्रयोग किया था। तो कई ऐसे मामले हैं, ध्यान रखिएगा, मैंने जो बताए उनको जरूर याद रखिएगा। तो ये जो है ये पूर्ण न्याय के लिए किया जाता है कि कम से कम पूर्ण न्याय की स्थिति बनी रहे, क्योंकि अगर कानून नहीं है तो फिर पूर्ण न्याय होने की संभावना नहीं हो सकती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पावर का प्रयोग कर सकता है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर है और यह इस पर अनावश्यक पिटीशन दाखिल नहीं की जा सकती। ठीक है मित्रों, तो ये थे हमारे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सभी विषय, सभी अधिकार, अर्थात गठन से लेकर उसके अधिकार और शक्तियों तक के। इसके आगे हम लोग जो अगले विषय होंगे, हाई कोर्ट या अन्य विषय होंगे, उनके विषय में बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।